बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 11 नवंबर को किया जाएगा। यानी कि मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों को लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीट को जीतकर सभी को चौंका दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की सीटों पर चुनाव है। इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर की 4, रोहतास जिले की 7, औरंगाबाद जिले की 6 और अरवल जिले की 2, जहानाबाद जिले की 3, नवादा जिले की 5, भागलपुर जिले की 7, बांका की 5, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर जिले की 1, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5, पूर्णिया जिले की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज की 4, पूर्वी चंपारण जिले की 12 तो पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और दूसरे चरण के चुनाव से पहले बहुत सारे सवाल। कौन जीतेगा बैटल ऑफ बिहार? जी हां, दूसरे चरण का रण, धुआंधार प्रचार, आरजेडी का कट्टा, मोदी का मैसेज क्या घर घर पहुंच गया? बिहार में भोजपुरिया का डर, हवा चली किधर? बिहार में ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव, मतदान कम तो नीतीश कुमार की सरकार। पहले दौर में बम्पर मतदान, किसे नफा और किसे नुकसान? पहले चरण का रण, जीत का अपना अपना प्रण, मोदी का कट्टावार, 65 वोल्ट का झटका, आरजेडी पर करारा प्रहार, किसकी बहेगी बयार और रिकॉर्ड तोड़ मतदान, वोटर आखिर किसके साथ? सीमांचल में वोट का बंटवारा या मुस्लिम भाईचारा, शांभवी चौधरी की 2 उंगलियों पर कैसे लगी स्याही? बिहार में 14 नवंबर को किसकी बनेगी सरकार? एनडीए, एमजीबी में कौन आगे कौन पीछे? पहला चरण किसके नाम और दूसरे चरण में कौन किस पर कितना भारी? बिहार में बम्पर मतदान, वोटर आखिर किस पर मेहरबान? बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ा, सत्ता का रुख किधर मोड़ा? बिहार में त्रिशंकु नहीं, आर पार का चुनाव है। बिहार में जंगल राज की वापसी क्या कभी नहीं? बिहार में लहर चल रही है, 160 प्लस सीट का दावा, सम्राट का दावा, विराट पहले फेज में ही 100 पार, 121 सीट पर 65% मतदान। पहले फेज में किसका होगा कल्याण? और नीतीश या तेजस्वी 121 सीट पर आखिर लीड किसकी? बिहार में वोट बम्पर, एनडीए खुश या महागठबंधन? मोदी नीतीश के 10,000, नतीजा छप्पर पार, आरजेडी पर करारा प्रहार और रिकॉर्ड तोड़ मतदान, आखिर वोटर किसके साथ? यही वो तमाम सवाल हैं। सीमांचल में वोट का बंटवारा, मुस्लिम भाईचारा, ये वो सबसे बड़े सवाल हैं जो अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में हर किसी के मन में है। बिहार के चुनाव के दौरान हर किसी के मन में है। बिहार में 14 नवंबर को आखिर किसकी बनेगी सरकार और साथ ही साथ दूसरे चरण में कौन किस पर कितना भारी होगा? पहला चरण किसके नाम, 65% वोटिंग जो हुई है, आखिर उसके क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं? एक बार फिर एनडीए सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, और नहीं चाहिए कट्टा सरकार, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी का मैसेज घर घर पहुंचा, बिहार का बच्चा रंगदार नहीं डॉक्टर बनेगा। शाह का महागठबंधन पर बड़ा हमला। सीमांचल में भी आपको बता दें कि शाह का महागठबंधन पर बड़ा हमला, सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ बनाना चाहते हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोट की लड़ाई, मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी पीके की नजर। रैली में बोले इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। और छठी बड़ी खबर, मैडम के कहने पर उठते बैठते हैं इमरान, ओवैसी ने कहा। मैडम के कहने पर सीमांचल आए इमरान। इसके अलावा 7वीं बड़ी खबर देखिए, समस्तीपुर के एआरओ सस्पेंड, लापरवाही पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो 7 बड़ी खबरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि अब ताबड़तोड़ प्रचार जारी, और ताबड़तोड़ प्रचार के बीच
अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तेज हो गया है। तो आपको बता दें कि अब दूसरे चरण का जो प्रचार है वो अंतिम दौर पे है, लेकिन उससे पहले अब इस प्रचार में लगातार ऐसी बातें कही और ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे जनता क्या मूड बनाएगी ये देखना होगा। प्रियंका गांधी 3 रैली कदवा, बरारी, पूर्णिया की। इसके अलावा देखिए आज प्रचार का सुपर सैटरडे था। पीएम नरेंद्र मोदी 2 रैली सीतामढ़ी और बेतिया में की। सीएम योगी को देखिए मोतिहारी, पिपरा, अतरी। अमित शाह ने भी रैली की। 3 रैली तेजस्वी यादव ने की। 3 रैली ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है। और ये रैलियां लोगों को कितना रिझा पाएंगी, लोगों को कितना अपने ओर, अपने दल की ओर, महागठबंधन की ओर या फिर एनडीए की ओर ले पाएंगी। अमित शाह की बात करें, 3 रैली उन्होंने भी की है पूर्णिया, कटिहार, सुपौल में। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीनों बीजेपी के स्टार प्रचारक और किस तरीके से इनकी तिकड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। पहले फेज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी चुनावी सभाएं की और अब यहां अभी दूसरे फेज में भी आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ ताबड़तोड़ तरीके से हमला भी महागठबंधन पर बोलते नजर आ रहे हैं। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही तेजस्वी यादव, इन लोगों ने 3 जगह आज रैली की है जिसमें जमकर जो है वो निशाना साधा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जुबानी जंग जारी है। पीएम मोदी अपनी जनसभाओं में लगातार विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। एक और गाना चल रहा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। तो ये आरजेडी और कांग्रेस वाले ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा ही सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। चलिए अब बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज में, उसके बारे में जरा देखते हैं कि ये पैटर्न है, ये क्या कुछ कहता है। साल 1995 में आप बात करेंगे तो 62.06% वोटिंग हुई और जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी। 2005 की बात, ये पूरा आप पैटर्न देखिए। जब जब
वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है तो बदलाव देखने को मिला है। और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले फेज में तो काफी बम्पर देखने को मिली, जिसने एक रिकॉर्ड तक तोड़ा है, क्योंकि बिहार के इतिहास में अब तक इतनी वोटिंग नहीं हुई है। तो क्या ये जो पैटर्न है जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से चला आ रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है तो भाई सत्ताधारी दलों के लिए ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एनडीए का ये कहना है कि भाई ये लोग हमारे लिए ही फिर से ये सरकार चाहते हैं, इसलिए वोट करने आ रहे हैं। ये देख लीजिए आप, 2005 से देखिए आप, 2005 में 6.88% का अंतर था, जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी। 2015 में 2000 से आप देखिए, साल 2000 की बात करें, 62.06% वोटिंग हुई। अंतर 1995 से अगर देखें तो ज्यादा था। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब जब वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, ये जो बिहार की बम्पर वोटिंग का पैटर्न है जो पिछले कुछ दशकों में जब देखने को मिला, जब जब इजाफा हुआ, तो आप ये देखिए सत्ता किस किस के हाथ आई और क्या कुछ देखने को मिला। अब आप 2005 में देखिए वोटिंग परसेंटेज कम थी और उसका क्या असर था, किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। इसके अलावा 2005 में भी आप देखिए उसमें जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी थी, माइनस में था यहां पर 16.21%। ये जो पैटर्न है इसी की चारों ओर चर्चा है अभी, क्योंकि बिहार का इतिहास अगर देखें, जब जब वोटिंग हुई है, जब जब बम्पर वोटिंग हुई है, तो कई बार बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस बार तो जो है, तो अब आप देख सकते हो, ये देखिए 2010 से आप देखिए पैटर्न, ये पूरा आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, कितना अंतर था, और तब जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी। 2010 की बात कर रही हूं मैं। 2015 की मैं बात करूं तो भी आप देख सकते हैं जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी। उसके बाद 2020 में आप आइए, पिछले चुनावों में वोटिंग प्रतिशत आप देखिए 57.2%, और 2015 से भी देखिए उसमें इजाफा देखने को मिला, और फिर जो नतीजा था वो सबके सामने रहा। विधानसभा चुनाव 1990 वोटिंग प्रतिशत कितना था, 62.04। सत्ता परिवर्तन देखने को मिला और लालू इन, और उसमें कांग्रेस आउट होती दिखाई दी थी। तो ये जो हुआ था कि मतदान 60 के पार हुए, 5.8% ज्यादा मतदान हुए, और यहाँ पर 62% जो है वो चुनाव हुए। सत्ता बदली और फिर आई लालू यादव की सरकार, तो यहां पर भी इजाफा देखने को मिला और उसके बाद सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। 1985 विधानसभा चुनाव की हम ये बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए यहां पर 5.8% ज्यादा मतदान हुए। इससे पहले जब हमने बात की थी तब 7%, यानी कि 7% ज्यादा मतदान हुए थे। तो ये दोनों चुनावों के बीच या पिछले चुनावों के बीच में अब जो ये वोटिंग परसेंटेज सामने आता है, ये बहुत कुछ कहता है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इसी से आकलन करते हैं, इसी से पूरा एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कुछ जो हवा है या ऊंट किस करवट बैठेगा। 2000 की देखिए आप जरा, 62.6% चुनाव हुए, इस बार कम हुए, सत्ता बदली और नीतीश की सरकार आई। 2005 में विधानसभा चुनाव जो हुए वो 46.5, तो इससे कम हुए थे। लेकिन ये बात मत भूलिए, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जब जब 60 से कम वोटिंग हुई है तो नीतीश की सरकार आई है, 60+ वोटिंग हुई है तो लालू यादव की सरकार आई है। तो 2000 में कम हुए, सरकार बदली, लेकिन कौन आया, नीतीश की सरकार आई। तो ये जो पिछले चुनाव से जब हम कंपेयर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। चलिए, जब 5% से ज्यादा बड़ा वोट प्रतिशत, तो नीतीश से पहले का दौर 1967 में 51.5%, 7% सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। जब 5% से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा तो आप ये देखिए नीतीश की सरकार से पहले का दौर, ये बात है 1980 की, 57.3%। कितना बड़ा था, 6.8। यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। ये बिहार की जो राजनीति है उसमें कई बार कई उलटफेर देखने को मिलते हैं। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 10वीं बार शपथ लेंगे, अगर सीएम बने तो वो पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे, लंबे समय से काबिज है सत्ता पर। लेकिन अगर सीएम बने तो इस बात को समझिएगा, बीजेपी की जीत के योद्धा क्यों, एक तो सुशासन वाली छवि है, हर कोई जानता है सुशासन बाबू के नाम से उनको, और लंबे समय से बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं और संभाल रहे हैं। और अगर
सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम का रिकॉर्ड भी वो कायम कर लेंगे अगर इस बार भी वही सीएम बनते हैं तो। बीजेपी की जीत के योद्धा इसलिए क्योंकि ईमानदार राजनेता की छवि है, वंशवाद की राजनीति से कोसों दूर है। कई बार उन पर ये कि अब उनके बेटे राजनीति में आएंगे, लेकिन इसको लेकर कोई पुष्टि कभी नहीं हुई। अब आप देखिए सुशासन वाली छवि, हर कोई सुशासन बाबू के नाम से उनको जानता है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं। बीजेपी के जीत के जो योद्धा हैं उसमें नीतीश कुमार का नाम जो है पिछड़ों और अति पिछड़ों में गहरी पैठ उनकी है। इसके अलावा मैं जैसा कि बताया, ईमानदार राजनेता वाली उनकी छवि है। वंशवाद की राजनीति से वो कोसों दूर रहते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स है, इसीलिए बीजेपी के जीत के योद्धा कहा जा रहा है और सबसे पहला नाम उसमें सीएम नीतीश कुमार का है। और कई रिकॉर्ड भी अगर वो फिर से सीएम बनते हैं तो अपने नाम कर लेंगे। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले वो पहले सीएम बन जाएंगे। कब किसके साथ नीतीश कुमार, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखिए 2022 से 24 में आरजेडी के साथ, 2024 से अब तक बीजेपी के साथ, ये हर कोई जानता है। और 2014 की लोकसभा सीपीआई के साथ, 2015 से 17 आरजेडी के साथ, 2017 से 22 बीजेपी के साथ, ये पैटर्न देखने को मिला है। फिर 22 से 24 कहाँ गए? आरजेडी के साथ। ये जो पैटर्न है सीएम नीतीश कुमार का, उनकी राजनीति करने का तरीका बहुत अलग है। और ये वही जो आप देख रहे हैं कि कब किसके साथ वो रहे हैं। नीतीश का महिला कार्ड, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए। 2024 में जो जीविका दीदी के लिए भी उन्होंने कई सौगातें दी। 2013 में पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण किया, 35%। 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल उन्होंने दी, छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म उन्होंने बांटी। तो इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं में जो सीएम नीतीश का क्रेज है वो अलग देखने को मिलता है। और यही वजह है जब पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, मतदान किया है, तो उसके बाद सियासी गलियारों में ये भी खबरें हैं कि सरकार जो है एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है। तो 2025 का आपको बताया 10-10 हज़ार की राशि ट्रांसफर की गई। जीविका दीदी को 3.85 लाख महिलाएं जो कि लाभार्थी थी शहरी जीविका दीदी। और 2016 में शराबबंदी में सबसे ज़्यादा समर्थन महिलाओं को मिला। और 2016 में नौकरी में महिला आरक्षण 35% किया गया। शराबबंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मैं महिलाओं के नज़रिए से देखूँ, और उसमें इसीलिए महिलाएं जो हैं बड़ी फैन हैं, बड़ा समर्थन देती हैं वो सीएम नीतीश को। चलिए आप ये देखिए, मुस्लिम वोट की तस्वीर भी आप देखिए। एनडीए 0.6%, महागठबंधन 76%, जेडीयू 0.5%, और ये देखिए एआईएमआईएम 0.4%। ये है मुस्लिम वोट की जो तस्वीर है। और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो थे 83% और एनडीए 12%। ये मुस्लिम वोटों का पैटर्न था। यहाँ पे महागठबंधन काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है, एनडीए काफ़ी पीछे। और जाहिर है क्योंकि 17% मुस्लिम वोट बैंक है बिहार का, तो ये समझने वाली बात होगी कि भाई ये किस तरफ जाएगा, ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। 2020 में चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, सभी को हैरान कर दिया था। इस बार भी निगाहें ओवैसी पर टिकी हुई हैं। सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा, और ये सीटें जाहिर है एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। 2020 में 4% जो मुस्लिम वोट थे वो ओवैसी के खाते में गए थे। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि 17% मुस्लिम वोट है और उसमें से 4% ओवैसी के खाते में। मुस्लिम प्लस यादव 17.70, मुस्लिम जैसा कि मैंने बताया, यादव 14.26। कुल मिलाकर 31.96% यहाँ पर जो है वो बैठता है। सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें हैं। तो ये जो सीमांचल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये वो तमाम जगह है, तमाम वो सीटें हैं। किशनगंज की मैं बात कर लूँ, मुस्लिम वोटर 68% है, अंदाज़ा लगाइए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कटिहार में मुस्लिम वोटर 45% है, ये सीमांचल इसीलिए कह रहे हैं। अररिया में मुस्लिम वोटर की प्रतिशत है 43%। पूर्णिया की भी बात करें तो ये जो सीमांचल है, कुल आबादी जो है वो मुस्लिमों की बिहार में 17.7%। 87 सीटों पर 20 से ज़्यादा मुस्लिम्स। आप सीटों पर असर कितना है? 90। सीमांचल की सभी 24 सीटों पर इसका सीधे सीधे असर देखने को मिलेगा। सीमांचल के रण का सियासी समीकरण भी आपको बताते हैं। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और 45% से ज़्यादा। इसके अलावा आपको बता दें मुस्लिम वोट निर्णायक है इन सभी 24 सीटों पर। सीमांचल का रण इसीलिए और भी ज़्यादा जो है
वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीमांचल में ओवैसी बिगाड़ेंगे राहुल तेजस्वी का खेल, ये एक बड़ा सवाल है। 2020 की बात करें तो महागठबंधन 24 सीट पर लड़े, 7 जीते, 29% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए की भी बात कर लेते हैं, 24 लड़े, 12 सीट जीते, 50% रहा। एआईएमआईएम जिसमें से 14 सीटों पर लड़े और वो तकरीबन उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी अच्छा रहा। तो इसीलिए काफ़ी गेम चेंजर जो हैं वो साबित हो सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम खास तौर पर जो सीमांचल की सीटें हैं, ये जो 24 सीटें हैं और इसी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम सीटें हैं, क्योंकि 17.7% मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार में और ये एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अब ये किस ओर रुख करेंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इस चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2015 की बात करें, 80% महागठबंधन एनडीए के पास, 8%। 2020 की बात करें 76% महागठबंधन एनडीए के पास, 12%। एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा दिखा था, 11%। वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी खासी सीट और काफ़ी गेम चेंजर यहाँ उस टाइम पर 2020 की मैं बात करूँ तो ओवैसी वहाँ पर दिखाई दिए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो ओवैसी हैं वो किस भूमिका में, वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं कितना उनको समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और क्या इस बार भी पिछली बार की तरह एक हैरान करने वाली, एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। ये तो खैर 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम सीमांचल की 24 सीटों की बात करें तो सीमांचल की 24 सीटें जो हैं वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो ये बम्पर वोटिंग एक फैक्टर, और सबसे बड़ी बात बम्पर वोटिंग के साथ साथ ये जो मुस्लिम वोट का डिवीजन है ये क्या कुछ तय करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हिंदू जो हैं 81 से ज़्यादा हिंदू, 81.99% यानी कि 82% मान लें। मुस्लिम जो हैं 17.7%। ये आंकड़ा है। चुनाव में जाति फैक्टर जो है वो भी अपने आप में आप देखिए कि वो सबसे ज़्यादा, जो क्योंकि जाति जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और जब हम बात करते हैं वोट की और वो जातियों के ज़रिए किस तरीके से वोटर्स को लुभाया जाता है और वोटर्स को बताया जाता है कि आप किस जाति के हैं, कैसे आपको हमें वोट करना है, हम आपकी जाति के हैं, और उसी हिसाब से सीट शेयरिंग भी होती है। इसीलिए जो जाति फैक्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं और इस सब के बीच जब पहले फेज़ का चुनाव हो गया तो इन सब में बम्पर वोटिंग का पैटर्न भी जुड़ गया है। तो अब ये समझने वाली बात होगी कि जो पहले फेज़ में बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे फेज़ में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सीमांचल की 24 सीटें जो हैं इस पर मुस्लिम जो है वो एक निर्णायक भूमिका, एक गेम चेंजर की भूमिका ज़रूर निभाएंगे। खैर अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने क्या चाहा है और ऊंट किस करवट बैठा है।